नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो हमारी इंडियन नेवी का एक शिप है, इंडियन नेवल शिप, जिसका नाम है आईएनएस उदयगिरी। आईएनएस उदयगिरी को अभी इंडियन नेवी के लिए सौंपा गया है और इससे पहले आईएनएस तमाल जो है उसको भी सौंपा गया था। और ये देखिए, ऐसे टाइम पर ये सूचनाएं आई हैं जब भारत को अपनी सुरक्षा की दृष्टि से बहुत कुछ आगे बढ़ना है, बहुत कुछ आगे तरक्की करनी है, क्योंकि जिस तरीके से थ्रेट्स क्रिएट हो रहे हैं पूरी दुनिया में और चाइना जिस तरीके से अपनी पैतरेबाजी दिखा रहा है और विशेषतः समुद्र में चाइना बहुत मजबूत है, तो उस दृष्टि से ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है पूरे भारत के लिए। तो आज इस सेशन में हम आईएनएस उदयगिरी की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। आईएनएस उदयगिरी कितना हमारे लिए आवश्यक है, इसके अलावा भारत को किन किन पॉइंट्स पर अभी ध्यान देना चाहिए, किन चीजों पर सरकार या फिर हमारी जो डिफेंस एजेंसीज हैं वो काम कर रही हैं, और चाइना से थोड़ा सा हम कंपेयर करेंगे कि कहां तक, क्योंकि इस पर एक रिपोर्ट जारी की गई है, उस पर हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से चाइना और हमारे बीच में अभी जो गैप है उसको हमें भरना है। तो दोस्तों, बने रहिए सेशन में और सारी चीजों पर नजर डालते हैं, पूरी खबर आपको डिटेल से बताते हैं। देखिए, हमने अभी यहां पर आईएनएस उदयगिरी जब इसको इंडियन नेवी को हमने सौंपा, तो ये खबर जो है पूरी चर्चा में इसलिए बनी क्योंकि ये एक ऐसा फ्रिगेट है जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता सेना को है। एक प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा, प्रोजेक्ट 17A, उसके तहत ये बनाया गया है। प्रोजेक्ट 17A में ये समझिए कि मतलब एक्टिव मोड में आने वाला फ्रिगेट बन गया है। चलिए, अब यहां पर देखिए कि जो भी चर्चाएं हो रही है ना, वो सारी किससे हो रही है दोस्तों? चाइना से, पाकिस्तान से नहीं हो रही। पाकिस्तान हमसे बहुत पीछे है, लेकिन हमारा जो वास्तव में एक असली कंपटीटर है जिससे हमारी प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए वो चाइना है, क्योंकि चाइना इस क्षेत्र में काफी आगे है। कैसे है, समझना इस चीज को। देखिए, यहां पर हम एक रिपोर्ट पर ध्यान दें, एक विश्लेषण जो किया गया है उस पर अगर हम ध्यान दें, तो चेन्नई स्थित सेंटर ऑफ चाइना स्टडीज के महानिदेशक कमोडोर सेवानिवृत्त हैं ये आरएस वासन साहब। इन्होंने ये बताया कि चीन और भारत के बीच में इस समय नौसेना हथियारों की एक होड़ लगी हुई है, एक रेस बनी हुई है, और इसमें चाइना काफी आगे है। चाइना के पास में वॉरशिप बनाना, सबमरीन बनाना और जो लेटेस्ट एयरक्राफ्ट हैं उनको बनाने की काफी बेहतरीन तकनीक है। देखिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस मामले में भारत पीछे नहीं है कि भारत को ये चीजें आती नहीं। भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो चीजें हमारी पेंडिंग पड़ी है ना, यहां पर उसी पर ध्यान दिया गया है। इसमें यही कहा गया है कि जो चीजें हमारी पेंडिंग हैं, जो डेट हमने फिक्स की है उस पर होना ही चाहिए। अब उसमें आप डिले नहीं कर सकते, डिले की स्थिति में हम लोग नहीं हैं। ठीक है, चाइना के पास में फिलहाल में अगर आप देखें तो 370 के आसपास क्या है, वॉरशिप है या फिर जहाज हैं जो समुद्र में हैं। और यहां ये कह रहे हैं कि ये 2025 तक 395 हो जाएंगे और 2030 तक ये 435 तक संख्या हो जाएगी। यानी चाइना बहुत ज्यादा संख्या में इनका निर्माण करे जा रहा है। अभी हमारी स्थिति की बात करें हम, तो हमारे पास में टोटल 150 के आसपास क्या है, समुद्र में जहाज हैं, वॉरशिप जिनको हम कह रहे हैं, युद्धपोत जो होते हैं, सबमरीन होती हैं, उनको मिलाकर लगभग 150 के आसपास हैं। ठीक है, इसमें जो छोटे जहाज होते हैं उनको शामिल नहीं कर रहे, जो युद्ध के पर्पस से काम आते हैं, सर्विलांस के पर्पस से काम आते हैं, उनकी बात करें तो 150 के आसपास है। और चाइना के पास में फिलहाल की स्थिति में 370 है और 2025 में अभी तक लास्ट तक ये आपके लगभग हो जाएंगे 395 और 30 तक 435 की संख्या हो सकती है। तो हमारे लिए कंपटीशन चाइना से है और यही हमारे लिए चिंताजनक स्थिति है। दोस्तों, अगर हम बात करें, देखिए चाइना को एक चीज समझना आप कि चाइना इन संख्यात्मक रूप से समुद्री जो तकनीक है, समुद्री जो जहाज हैं, युद्धपोत हैं, उसमें हमसे अभी काफी आगे है। लेकिन भारत के पास में ज्योग्राफिकल रूप से बहुत फायदा है, यानी भारत उसमें बढ़त बनाता है। कैसे बनाता है? चाइना को कोई भी व्यापार अगर करना है तो समुद्र में वो कहां से गुजरेगा? उसके पास एक ही रास्ता है और वो ये है, एक ही रास्ता है। अब चाइना ने इसकी तैयारी हालांकि पूरी की है और वो भारत के लिए चिंता का विषय है। तैयारी कैसे की है? आपको पता होगा कि श्रीलंका में उसने क्या किया, एक हम्बनटोटा जो पोर्ट है उसको चाइना ने पूरा इन्वेस्टमेंट उसी में ही किया है। 70% पैसा चाइना ने ही लगाया था और उस पर पूरी तरीके से चाइना का कब्जा है।
ठीक है, चाइना को पता है कि कल को भारत से युद्ध होता है समुद्र में तो भारत इसमें बढ़त बना सकता है, क्योंकि चाइना का मोस्टली लगभग 70-80% जो ट्रेड है, समुद्री व्यापार जो है वो इसी रास्ते से होता है। यहीं से वो अफ्रीका महाद्वीप में, मिडिल ईस्ट में, सभी जगह यहां पर से व्यापार करता है और इस जगह पर भारत का दबदबा है। ये आप देखेंगे कि इधर हमारा हो गया अरेबियन सी हो गया, अरब सागर, और इधर बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो हिंद महासागर का ये जो पूरा पार्ट है इसमें भारत जो है अपनी बढ़त बनाए हुए है, और क्योंकि ये हमारा हिस्सा है। अगर आप यहां से देखेंगे तो जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो लगभग 370 किलोमीटर तक होता है, 200 नॉटिकल मील तक। तो इसमें भारत का दबदबा इसलिए है क्योंकि भारत के हिस्से से चाइना यहां से आसपास से क्या होगा, गुजरेगा। तो यहां हमारी सुरक्षा की दृष्टि से भी और जरूरत पड़ने पर चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए इन चीजों को बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो संख्यात्मक रूप से अभी हम थोड़ा पीछे हैं, लेकिन भारत ने तरक्की करना शुरू कर दिया है और 2024-25 में, और विशेषतः हम ऑपरेशन सिंदूर के बाद की बात करें तो हर चीज पर हमने बहुत अच्छे से ध्यान दिया है। अब यहां पर आपको बताते हैं भारत की क्या है। भारत के पास देखिए, मैं थोड़ा सा पहले समराइज कर देता हूं, फिर हम आईएनएस उदयगिरी पर ही आएंगे, उसकी सारी चर्चाएं करेंगे। आज का हमारा असली मकसद वही है। तो एयरक्राफ्ट कैरियर भारत के पास दो हैं, आपको पता है कौन सा है, एक आईएनएस विक्रांत और एक विक्रमादित्य। चाइना के पास लगभग 3 है जो एक्टिव मोड में है, हमारे पास 2 है। हमारा एक बन रहा है आईएनएस विशाल, जल्दी ही हमें इसकी खबर मिल जाएगी। सबमरीन हमारे पास में 19 है, ठीक है। 19 में से ये न्यूक्लियर सबमरीन जो है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन अरिहंत क्लास की 2 हैं, फिर आपके पास में कलवरी क्लास की 6 हैं, सिंधु घोष क्लास में 7 हैं और शिशुमार क्लास में 4 हैं। टोटल कितनी संख्या, 19। इसके अलावा डेस्ट्रॉयर जो है, विध्वंसक युद्धपोत जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर से थोड़े छोटे होते हैं, वो 13 हैं। 13 में विशाखापट्टनम, कोलकाता क्लास, दिल्ली क्लास, राजपूत क्लास करके ये 4 क्लास हैं। इन 4 क्लास के हमारे पास में 13 क्या है, डेस्ट्रॉयर यानी विध्वंसक युद्धपोत हैं। फिर आती है बात फ्रिगेट्स की। फ्रिगेट्स जो है, देखिए तुलनात्मक रूप से हम बात करें तो सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, ये आकार में बहुत बड़े होते हैं। इस पर मैं क्लास अलग से ले चुका हूं, आप चाहो तो देख लेना। और पनडुब्बी तो पानी की सतह के नीचे चलती है, पानी की सतह के ऊपर जो है वो बात कर रहे हैं हम। तो एयरक्राफ्ट कैरियर, फिर डेस्ट्रॉयर, फिर आते हैं फ्रिगेट्स। फ्रिगेट्स हमारे पास 14 है। नीलगिरी क्लास का एक एक्टिव मोड में आया है। नीलगिरी क्लास में कई सारे हैं जो बन रहे हैं, मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा। अभी एक उसमें एक्टिव हो चुका है जो कि खुद आईएनएस नीलगिरी है। और फिर शिवालिक क्लास जो है, ये 3 युद्धपोत हैं। शिवालिक क्लास का ही फ्रिगेट्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं, आईएनएस उदयगिरी। फिर आ जाइए तलवार क्लास, इसमें 7, और ब्रह्मपुत्र जो है इसमें 3। चलिए इनकी डिटेल भी आपको और आगे बता देंगे। कॉर्वेट्स जो है हमारे पास में टोटल 18 हैं। कॉर्वेट्स उनसे भी छोटे युद्धपोत होते हैं, टोटल 18 जो कि अलग अलग क्लास हैं, कामोर्ता क्लास, कोरा क्लास, खुखरी क्लास, वीर क्लास, अभय क्लास। और फिर ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स जो कि निगरानी के लिए आते हैं, समुद्र में क्या करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, यानी घूमते रहते हैं, निगरानी करते हैं किसी भी अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए, या दुश्मन की कोई भी ऐसी हरकत जो गलत है उसको वहीं पर रोकने के लिए ये काम करते हैं। फिर आपके आते हैं एम्फीबियस असॉल्ट वेसल्स, वो हमारे पास में 5 हैं। तो ये टोटल बात है। अब देखिए बात करते हैं हम जिस उदयगिरी की बात कर रहे हैं, इसको बनाने का जो प्रोसेस है ना, इससे आपको पता लग जाएगा कि इस समय इंडियन नेवी या हमारी जो डिफेंस एजेंसी है, हमारी सरकार है, वो कितना सीरियस है। मात्र 37 महीने में आईएनएस उदयगिरी को बनाया गया। जब इसको लॉन्च किया गया, इसका प्रोटोटाइप जारी किया गया, उसके बाद मात्र 37 मंथ में इसको तैयार कर लिया गया। ये ऐसे भी, मतलब आप एयरक्राफ्ट कैरियर, डेस्ट्रॉयर की तुलना में ये छोटे होते हैं फ्रिगेट्स, लेकिन इतने छोटे भी नहीं होते ये आकार में। वैसे देखा जाए तो बहुत बड़े जहाज हैं, लड़ाकू जहाज हैं समुद्र में, और इन पर बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। 37 मंथ में इसको बनाना अपने आप में एक रिकॉर्ड है, ठीक है। हालांकि ये देखिए, आईएनएस उदयगिरी के नाम से हमारे पास पहले भी एक युद्धपोत था समुद्र में, जो लगभग 31 साल तक सेवा में रहा। 2007 में वो सेवा मुक्त हो गया था। उसके बाद हमने इसे वापस से बनाने का निर्णय लिया और प्रोजेक्ट 17A के तहत इसको बनाया गया। प्रोजेक्ट 17A क्या है वो भी समझ लीजिए। फ्रिगेट्स बनाने के लिए हमने 2 प्रोजेक्ट चलाए। पहला चलाया प्रोजेक्ट 17, उसके बाद फिर उसको अपग्रेड करके फिर एक और चलाया प्रोजेक्ट 17A। प्रोजेक्ट 17 पूरा हो चुका है, प्रोजेक्ट 17A अभी चल रहा है। चलिए अब यहां पर देखिए आप कि ये जो आपका फ्रिगेट है, कौन सा,
INS उदयगिरी प्रोजेक्ट 17 के तहत बना है, 37 महीने में है। दूसरी बात यह है कि ये स्टिल्थ फ्रिगेट है, स्टिल्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित है, स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल्स इस पर लगी हैं। कौन सी मिसाइल लगी है साहब? ब्रह्मोस लगी है, बराक-8 लगी है, बराक-8 मिसाइल, ठीक है, उस पर भी आगे बात करेंगे। इसका निर्माण मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा किया गया है। मजगांव डॉक लिमिटेड हमारी एक एजेंसी है जो क्या करती है, युद्धपोत बनाती है। चलिए अब यहां पर एक चीज देखें आप कि इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। इसकी विशेषताएं जो है उन पर अगर हम बात करें तो सारी चीजें जितने भी इसके पास में वेपन्स हैं उन सभी के बारे में हम डिटेल से समझेंगे। पहले एक पॉइंट आप ये समझ लीजिए कि इसके लगभग 75% जो इंस्ट्रूमेंट हैं, उपकरण हैं, वो भारत ने खुद ने बनाए हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है कि अब हम वास्तव में आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं। मोस्टली जो इक्विपमेंट्स हैं वो भारत में ही बन रहे हैं और उन्हीं से हम हमारे चाहे एयरक्राफ्ट हो, चाहे हमारे वॉरशिप हो, सभी को हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए आप इनकी विशेषताओं पे। सबसे पहली विशेषता ये है कि INS उदयगिरी पर हमने ब्रह्मोस मिसाइल को तैनात किया है। ब्रह्मोस के बारे में खूब चर्चाएं हम कर चुके हैं। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, लगभग ध्वनि से 3 गुना तेज चलती है, 290 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है और अपग्रेड करके इसे 450 किलोमीटर तक कर दिया गया है। तो ब्रह्मोस तो आप सभी जानते हैं, इसका तो इसकी जो क्षमता है उस पर कोई क्वेश्चन मार्क लगाया नहीं जा सकता, पूरी दुनिया इसको मान चुकी है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा ये है कि हमने इस पर लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जिसका नाम है बराक-8, ये मिसाइल लगाई है। लॉन्ग रेंज है, सरफेस टू एयर मतलब इसे हमारे इस जहाज पे तैनात किया जाएगा और ये हवा में क्या करेगी, अटैक। ये तो सरफेस हो गया, या हवा में ये क्या करेगी, अटैक करेगी। ये मिसाइल इजराइल और भारत ने मिलकर बनाई थी, मिलकर बनाई है और इसको हम ज्यादातर हमारे युद्धपोत पर तैनात करते हैं क्योंकि हवा में आने वाली जो थ्रेट्स होंगे, कोई भी दुश्मन का एयरक्राफ्ट वगैरह, उनको ये हवा में नष्ट कर सकती है। इसकी रेंज 70 से 100 किलोमीटर और अब बढ़ाकर 150 किलोमीटर तक कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चाहे दुश्मन का कोई फाइटर जेट हो, चाहे हेलीकॉप्टर हो, कुछ भी हो, उन सभी को ये क्या कर सकता है, नष्ट कर सकता है। चलिए अब यहां पर देखिए आप कि फिर इसमें देखिए 76 mm ऑटोमेलेरा नेवल गन लगाई गई है। ये SRGM जिसको सुपर रैपिड गन माउंट कहते हैं, ये जो गन है ये 120 राउंड प्रति मिनट करती है। 120 राउंड प्रति मिनट जो है ये यानी चलाती है। इसका मतलब ये अपने आप में एक खतरनाक क्या हो गई, रैपिड गन हो गई। चलिए इसके कारण आप क्या कर सकते हैं, बहुत सटीकता से रफ्तार के साथ निशाना लगा सकते हैं। फिर देखिए इसमें क्लोज इन वेपन सिस्टम CIWS AK-630, ये देखिए किसी भी युद्धपोत पर अगर आप CIWS सिस्टम को लगाते हैं, ये दुश्मन के लिए एक बहुत बुरा स्वप्न होता है। उसका कारण समझना, उसका कारण 4000 से 5000 राउंड प्रति मिनट ये क्या करती हैं, हमला करती है। किससे? ये यानी आक्रमण करती है। ये वेपन सिस्टम जो है आप ये मानिए कि बेहद नजदीक से किसी भी मिसाइल या विमान को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें से जो वैलेट छोड़ी जाती है, गोली छोड़ी जाती है, उनकी क्षमता कितनी है, 4000 से 5000 राउंड पर मिनट। 1 मिनट में इतनी गोलियां दागी जा सकती हैं। तो कोई भी दुश्मन का मान लीजिए कोई भी मिसाइल आ रही है, विमान आ रहा है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, अटैक करके रोक सकते हैं। इसे कहा जाता है लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम, इसको माना जाता है। चलिए अब एक और चीज देखिए, ये टॉर्पीडो की आप ट्यूब देख रहे होंगे, टॉर्पीडो ट्यूब। टॉर्पीडो क्या होते हैं, एक छोटे विध्वंसक जैसे आपको इस तरीके से दिख रहे होंगे। ये किसी युद्धपोत पर अगर तैनात कर दिए जाएं तो ये बहुत ज्यादा क्षमता को बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाते हैं, आवश्यकता पड़ने पर इन्हें पानी में उतारा जाता है और ये टॉर्पीडो फिर पानी की सतह के नीचे नीचे जाकर दुश्मन से जाकर टकराता है। इसके अंदर विस्फोटक होता है और वो विस्फोटक जाकर दुश्मन के जहाज को नष्ट कर देता है। तो भारत का जो टॉर्पीडो है जिसका नाम है वरुणास्त्र, हमने INS उदयगिरी पर लगाया है। वरुणास्त्र जो है NSTL नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी के द्वारा बनाया गया है। 40 किलोमीटर दूरी तक ये हमला कर सकता है। ठीक है, ये एडवांस एक्टिव पैसिव सोनार होमिंग सिस्टम से लैस है, यानी इस पर जो है एक विशेष सोनार लगाया गया है जो समुद्र में ट्रैकिंग का काम करता है, दुश्मन की लोकेशन का पता लगाता है। 40+ नॉट्स इसकी स्पीड है, यानी 74 किलोमीटर पर आवर के लगभग स्पीड से ये चलता है।
शक्तिशाली विस्फोटक इस पर लगाए गए हैं। ठीक है, तो ये जो आपका वरुणास्त्र है ये इसको आईएनएस उदयगिरी को और ज्यादा क्षमता प्रदान करता है। इसमें एक बहुत ही शानदार क्या लगाया गया है, सबमरीन रॉकेट लॉन्चर लगाया है। रॉकेट लॉन्चर जिसका नाम है एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर RBU 6000। 6 किलोमीटर की रेंज में ये दुश्मन की किसी भी पनडुब्बी और टॉर्पीडो को मार गिरा सकता है। ये भी इसकी एक खास बात है। आईएनएस उदयगिरी का टोटल वजन है 6600 टन। इसकी लंबाई चौड़ाई ये आपको आंकड़ा दिया हुआ है। लगभग 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चलता है। ठीक है, और दोस्तों इसमें एक और चीज ध्यान रखें, सी किंग और MH-60R हेलीकॉप्टर भी इस पर तैनात हैं। यानी हेलीकॉप्टर भी इस पर क्या किए गए हैं, आईएनएस उदयगिरी पर खड़े किए जा सकते हैं और फिर ये वहीं से उड़ान भरकर दुश्मन पर अटैक कर सकते हैं। तो ये था आईएनएस उदयगिरी की खास बात। आईएनएस उदयगिरी जैसा कि मैंने कहा कि प्रोजेक्ट 17A के तहत हम क्या कर रहे हैं, 7 नीलगिरी गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट बना रहे हैं नौसेना के लिए, जिसको MDL और GRSC का मतलब है, ये तो हो गया आपका मझगांव डॉक लिमिटेड, ये हो गया आपका गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स। ठीक है, ये दोनों इसको बना रहे हैं। इनको 2019 से 2022 के बीच में 5 ये शिप ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, बना चुके हैं। बाकी के अभी इसमें निर्माण किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य वो है, टारगेट है कि हम कम से कम 20 गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट हमारी इंडियन नेवी को बनाकर तैयार करें। तो उसके लिए अलग अलग प्रोजेक्ट हमने चला रखे हैं। अब इन प्रोजेक्ट पर एक नजर मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जैसे कि प्रोजेक्ट 17 चला, जिसमें शिवालिक क्लास के हमने क्या बनाए, फ्रिगेट बनाए। तो इसमें 3 हैं, आईएनएस शिवालिक, आईएनएस सतपुड़ा और आईएनएस सह्याद्री, 3 हैं। इसके अलावा ये आप इनके फोटो देख सकते हैं, सह्याद्री हो गया, सतपुड़ा हो गया और शिवालिक। हमारी जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, हमारे पर्वत हैं भारत के, उनके नाम पर इनका नामकरण किया गया है। ठीक है, फिर प्रोजेक्ट 17A की बात करें हम, प्रोजेक्ट 17A जो है मझगांव डॉक लिमिटेड और GRSC दोनों के द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस उदयगिरी, तारागिरी, आईएनएस महेंद्रगिरी, हिमगिरी और ये दूनागिरी और ये विंध्यागिरी, ये आपके 7 क्या हैं, फ्रिगेट हैं जो इस प्रोजेक्ट के तहत बनने हैं। अब इनमें से अगर आप देखेंगे ना, तो सबसे पहले बना नीलगिरी जो कि एक्टिव मोड में है और जुलाई 2025 में एक्सपेक्टेड था और वो भी हमने पूरा कर लिया। कौन सा, उदयगिरी। अब ये दोस्तों इनकी सबकी डेट दी हुई है। आप देखोगे कि तारागिरी जो है वो 2026 में आएगा, फिर ये 2027, ये अगस्त 2025, यानी अगले महीने हिमगिरी की डेट है कि इसको भी क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। और फिर दूनागिरी की बात करें 2026। अब कहने का मतलब जो डेट आपने फाइनल की है ना, उसमें डिले नहीं होना चाहिए, समय की डिमांड यही है। ये आपके 7 फ्रिगेट जो हैं, आप इनके पिक्चर्स देख सकते हैं, ये इस तरीके से बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तलवार क्लास के फ्रिगेट ऑलरेडी हमारे पास हैं और ये 2003 से लेकर 2025 तक भारत के पास में शामिल हुए। अभी लेटेस्ट जो आपने शामिल किया है वो है आईएनएस तमाल और ये 4035 टन के क्या हैं, फ्रिगेट है। इसका मतलब उदयगिरी नीलगिरी क्लास जो है वो इससे बड़ी है, वो 6600 टन की है, इनसे बड़े हैं। और ये छोटे हैं, ये हमने रूस के साथ मिलकर क्या किए थे, आयात किए हैं, यानी रूस से आयात किए हैं। इनमें से लास्ट जो था आईएनएस तमाल वो अब हमें मिल चुका है, अब यानी रूस से हम कोई फ्रिगेट नहीं लेंगे। ब्रह्मपुत्र क्लास हमारी सबसे पुरानी है, 2000, 2004, 2005, यानी ये पहले ही हमारे पास में ऑलरेडी है। तो ये है दोस्तों आपके जितने भी फ्रिगेट्स जो हैं उनकी स्थिति वर्तमान में भारत के पास क्या है। तो इंडियन नेवल शिप्स जो हैं उनकी संख्या हम लगातार बढ़ा रहे हैं। समय की डिमांड भी है क्योंकि हमें हर हाल में चाइना जैसे दुश्मन को किसी भी तरीके से युद्ध के लिए, चाइना जैसे जो दुश्मन हैं उनके लिए तैयार रहना है। तो समुद्र का राजा हिंद महासागर में भारत हमेशा बना रहे, यही कामना करते हैं और भारत की तकनीक हमेशा मजबूत होती रहे, यही कामना करते हैं। मिलते हैं एक अच्छी जानकारी के साथ नए सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपना प्यार बनाए रखें।